ओ आंखें बंद रखिए, मेरे पीछे इस प्रार्थना को रिपीट करिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अब आंखें खोलिए। आज का विषय है इमोशनल इंटेलिजेंस पार्ट 2। इसके पहले जब इमोशनल इंटेलिजेंस का हमने 3 दिन पहले विषय लिया था, तब मैंने कुछ इमोशंस को सही ढंग से इंटेलिजेंटली अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए कुछ सुझाव दिए थे, कुछ बातें बताई थी। वो इमोशंस थे क्रोध, हर्ट और अपसेट, पीड़ा, चोट, शेम और गिल्ट, शर्म और ग्लानि और फ्रस्ट्रेशन। इनको हैंडल करने के लिए मैंने कुछ सुझाव दिए थे। एक प्रिंसिपल समझाया था, हीरो प्रिंसिपल, जिसमें H है हैपनिंग, घटना, E है इवैल्यूएशन, किस ढंग से आप इस घटना को समझते हो, किस प्रकार के मन से आप इस जीवन की परिस्थिति को इवैल्यूएट करते हो। O है आउटकम, कि उस घटना का क्या प्रभाव, क्या परिणाम आपके जीवन में पड़ता है। इवैल्यूएशन यदि आपका नेगेटिव माइंड से हो, मतलब आप भावनाओं में अंधे हो, हर्ट, अपसेट, शर्म, ग्लानि, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य या किसी भी प्रकार की नेगेटिव पॉजिटिव इमोशन के अतिरेक से आप ब्लाइंडेड हो, आपकी आंखों पे उस इमोशन के पर्दे पड़े हुए हैं, तो आप जीवन की परिस्थिति को सही ढंग से समझ नहीं सकते। और यदि आप सही ढंग से नहीं समझ सकते तो उस परिस्थिति में कुछ और आपको दिखाई देता है, उस कुछ और के प्रति आपका आर रिएक्शन होता है। और जब जब आप जीवन की परिस्थितियों के प्रति रिएक्ट करते हो, तब तब उसका आउटकम जीवन में पीड़ा होता है, नर्क होता है। परिस्थिति वही हो, और यदि आपका इवैल्यूएशन पॉजिटिव माइंड से हो, मतलब आपने इमोशंस पर सही नियंत्रण रखा है और आप इंटेलिजेंटली सही ढंग से उस परिस्थिति में जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, इसको सही आकलन उस परिस्थिति का यदि आप कर पाते हो, तो सही समझ के प्रति आपका आर रेस्पॉन्स हो जाता है। और जब जब आप जीवन की परिस्थितियों के प्रति रेस्पॉन्ड करते हो, अनुक्रिया करते हो, तब तब उसका आउटकम, उसका परिणाम आपके जीवन में पावर होता है, स्वर्ग होता है। तो आपके जीवन में जो परिणाम आप देख रहे हो परिस्थितियों के, स्वर्ग या नर्क, वो परिस्थितियां नहीं बनाती हैं, वो आपकी मनस्थिति बनाती है कि किस प्रकार की मनस्थिति से आप उस परिस्थिति को देख रहे हो, समझ रहे हो। और जो रिएक्ट कर रहे हो या रिस्पॉन्ड कर रहे हो, वो स्वर्ग या नर्क का निर्माण आपके जीवन में करते हैं। आज जिन लोगों ने महाभारत देखी है, आप देख लिए, प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ दुर्योधन, जलता हुआ कर्ण, क्योंकि उसको स्वयंवर में द्रौपदी ने सूत पुत्र कह दिया, क्योंकि दुर्योधन को उसने कह दिया अंधे का बेटा अंधा। और ये जो हर्ट है, ये जो पीड़ा है, ये जो चोट है, ये क्लेश है जो अंदर मन में, उसको रिजॉल्व नहीं किया, वो पीड़ा ऐसी ही है। और फिर भड़क के आज की परिस्थिति में कैसे निकली, यानी सारे कुरुवंश का सत्यानाश हो जाए, ऐसा आज का प्रकरण था महाभारत का।
और कारण क्या सारे सत्यानाश के पीछे? केवल एक, कि इतनी गहरी चोट लगी हुई और हम उस चोट का निवारण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए स्वीकार और क्षमा, जो मैंने पहले पार्ट 1 में बताया, वो बहुत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। स्वीकार और क्षमा से ही आप अपनी पीड़ा, चोट, क्लेश का निवारण कर सकते हो, और तब आपकी मानसिक परिस्थिति ऐसी होती है, मनस्थिति ऐसी होती है कि आप जीवन की किसी भी परिस्थिति को सही ढंग से समझ सको और उसके प्रति अनुक्रिया कर सको, रेस्पॉन्ड कर सको। बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए इतनी सुंदर सुभाषितम ये है संस्कृत की, जिसमें कहा है ऋषियों ने, नरस्याभरणम रूपम, रूपस्याभरणम गुणम, गुणस्याभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणम क्षमा। नर का भूषण रूप है, नर का गहना रूप है, सुंदरता है। रूप का भूषण गुण है, रूप का गहना गुण है। गुणस्याभरणम ज्ञानम, गुण का गहना ज्ञान है। और सर्वोच्च ज्ञान, ज्ञान का गहना, ज्ञानस्याभरणम क्षमा, यह क्षमा है। बहुत आवश्यक जीवन में इसको समझना और इसको प्रैक्टिस करना। आज कुछ और भावनाओं पर हम दृष्टि डालेंगे। विभिन्न प्रकार की नेगेटिव पॉजिटिव भावनाओं को देखेंगे। पहले तो 6 नेगेटिव जो भावनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। क्रोध की बात हमने कर ली पिछली बार। बाकी 5 भावनाओं को इस बार देखते हैं। इसके बाद प्रेम और प्रसन्नता की भी बात देखेंगे। तो इन भावनाओं का जीवन में कैसे उपयोग होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस इसमें कहां पर है। मैं वेस्टर्न मॉडल भी समझता हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस का, एमिगडाला, हाइजैक वगैरह, पर वो सब सिम्टम्स हैं। उसके पीछे गहराई में कारण ये है कि हम इन भावनाओं को ठीक से समझ नहीं पाते, इसलिए उनको हैंडल नहीं कर पाते, और हैंडल नहीं कर पाते तब जीवन में नर्क ही नर्क है। एमिगडाला हाइजैक होगा और 1 मिनट में, 1 क्षण में आप सारे जीवन की कमाई को गुमा दोगे। तो इसलिए काम की बात करें। काम को हमारे यहां मनीषियों ने बहुत सुंदर भावना माना है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। गृहस्थ में तो काम को, गृहस्थ की रथ के 2 पहियों में 1 पहिया काम को माना है। प्रोजेनी के लिए, प्रोक्रिएशन के लिए, अपनी वंश वृद्धि के लिए ये काम बहुत सुंदर एनर्जी है, एनर्जी ऑफ क्रिएशन है। पर काम जब वासना बन जाए, इतना अधिक हो जाए कि आप ऑपोजिट सेक्स के हर बंदे को केवल सेक्स के ऑब्जेक्ट के रूप में ही देखना आरंभ कर दो, तब आप कामांध हो जाते हो। तब वो आपके जीवन में पीड़ा पैदा करना शुरू करता है। बहुत सुंदर बात है, समझने जैसी बात है। एक अच्छी कहानी है। एक शिष्य था, ज्ञानोदय के लिए गुरु के आश्रम में गया। गुरु ने उसको कुछ सिखाया और उसके बाद कहा कि अब तुम रोज सवेरे 7 बजे, ठीक 7 बजे ध्यान में बैठ जाया करो। शिष्य 7 बजे ध्यान में बैठता और ठीक 7:05 पर एक बहुत सुंदर लड़की, बालों में गजरा, पैरों में पायल, छनकाती हुई वो पानी लेने नदी की तरफ जाती, उसके सामने से गुजरती और उसका ध्यान भंग हो जाता। लड़की को देखता और उसका मन भटक जाता, ध्यान भंग हो जाता। उसको लगने लगा कि ये आंखों की प्रॉब्लम है, मैं आंखें खुली रखकर ध्यान करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये 7 बजे मैं बैठता हूँ, 7:05 पर ये आती है, तो आंखें बंद करके ध्यान करना उचित रहेगा। तो अगले दिन उसने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली, बिल्कुल सही ढंग से, और ध्यान में बैठ गया ठीक 7 बजे। ठीक 7:05 पर पायल की छन 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 छन, उसके कानों में पायल की झनकार की आवाज पड़ रही है और उसका ध्यान भंग हो गया। उसने आंखें खोल दी और बहुत पीड़ित हुआ कि ये क्या हुआ। फिर उसको लगा, सोचा उसने अपने बारे में, तो उसको लगा आंखों की प्रॉब्लम भी थी और कुछ तो प्रॉब्लम कानों की भी है। कान में उसके पायल की झनकार पड़ रही है, इसलिए मेरा ध्यान भंग हो रहा है। तो उसने तीसरे दिन तय किया कि वो आंखें भी बंद करेगा और कान में भी रुई डाल के बैठेगा ताकि किसी प्रकार की ध्वनि उसको डिस्टर्ब नहीं करे। तो तीसरे दिन ठीक 7 बजे आंखें बंद कर ली, कानों में रुई डाल ली और ध्यान में बैठ गया। और ठीक 5 मिनट बाद 7:05 पर चमेली के फूलों की खुशबू, सुगंध उसके नासिकाओं में से अंदर जा रही है और उसको लगा कि हाँ, लड़की आ गई। आंखें खोला उसने
और फिर ध्यान भंग हो गया। उसने फिर बहुत पीड़ा कष्ट हुआ उसको, फिर उसने सोचा कि ये आंखों की भी प्रॉब्लम है, कान की भी प्रॉब्लम है और नाक की भी प्रॉब्लम है। तो चौथे दिन जब वो ध्यान में बैठा तो आंखें भी बंद की, कान में भी रुई डाली, नासिकाएं को भी प्लग कर दिया, बंद कर दिया रुई डालकर, और फिर ध्यान में बैठा ठीक 7 बजे। और ध्यान में मन लग रहा नहीं है, मन काउंट कर रहा है 5 मिनट और बाकी हैं, 4 मिनट और बाकी हैं, 3 मिनट और बाकी हैं, 2 मिनट और बाकी हैं, 1 मिनट और बच गया है। और ठीक 7:05 पर उसकी आंख खुली, लड़की सामने से जा रही है, ध्यान भंग हो गया। बहुत कष्ट हुआ, बहुत क्लेश हुआ, गुरु के पास गया, बोला ये क्या हो रहा है मेरे साथ, समझ में नहीं आ रहा है। और गुरु ने उसको कहा कि न आंखों की प्रॉब्लम है, न कान की प्रॉब्लम है, न नाक की प्रॉब्लम है, तुम्हारे ज्ञानेंद्रियों की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे मन की है। मन का ध्यान तुम्हारा विषय वस्तु की ओर है, तो विषय वस्तु से मन का ध्यान हटाकर अपने अंदर ध्यान लगाओ कि कहां से वो काम की भावना मेरे में उत्पन्न हो रही है। वो तुम्हारी जो जीवन शक्ति है उसमें से उस जीवन शक्ति पर ध्यान लगाओ। तो अपने ज्ञानेंद्रियों से बाहर का विश्व देखने की बजाय उसको अंदर के विश्व की ओर मोड़ो और अंदर का विश्व देखना प्रारंभ करो। ये योग में प्रत्याहार माना गया है। अष्टांग योग में 5वां अंग है प्रत्याहार। तो वासना का एक ही सॉल्यूशन है कि ज्ञानेंद्रियों को आउटवर्ड ओरिएंटेशन से मोड़कर इनवर्ड ओरिएंटेशन, अपनी चेतना पर ध्यान में लगाना, ये काम का सॉल्यूशन है। क्रोध की हमने चर्चा पिछले बार की, अब लोभ की चर्चा करते हैं। लोभ भी जीवन के लिए आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक एनर्जी है। हम सब, हमारे लक्ष्य हैं जीवन में, हमारे गोल्स हैं, हम सब कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते हैं। तो ये जो लक्ष्य हमारे हैं, ये आप क्यों तय करते हो? यदि लोभ हो ही ना आपको, तो आप जीवन के लिए कोई लक्ष्य क्यों तय करो? हम सब अपने जीवन में लक्ष्य तय करते हैं, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं लोभ है। और इतना लोभ तो होना ही चाहिए जो आपको जीवन के लिए सुंदर लक्ष्यों को निर्धारित करने की प्रेरणा दे, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने की ऊर्जा दे। इतना लोभ तो होना ही चाहिए जीवन में। पर लोभ इतना अधिक हो जाए कि आप लोभ में अंधे हो जाओ और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई अनुचित कार्य भी करने से न चूको, गलत काम करके भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करना आरंभ कर दो, ये लोभ में अंधा होना है। मैंने पिछले बार जब इसकी चर्चा की, किसी और सेशन में, मुझे याद नहीं है, पर मैंने कहा किसी सेशन में रामलिंगा राजू साहब का मैंने एग्जाम्पल दिया था। 1000 करोड़ कमाने वाली कंपनी प्रतिवर्ष शुद्ध लाभ करोड़ियों के मोल बिकी। क्यों? क्योंकि एक आदमी उन 6000 करोड़, जमा 6000 करोड़ जो बैंक में कैश है, उसको 2 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ में कन्वर्ट करना चाहता है और जल्दी करना चाहता है। तो लोभ भी आवश्यक है, पर अधिक हो जाए तब आप अंधे हो जाओगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अधिक लोभ का क्या सॉल्यूशन है? इमोशनल इंटेलिजेंस जो भारतीय मॉडल है, उसमें ऋषियों ने कहा अधिक लोभ का सॉल्यूशन यह है कि आप अपने जीवन मूल्य निर्धारित करो, डिफाइन योर वैल्यू सिस्टम, और गहराई से यह बात मन में धारण कर लो कि कुछ वस्तुओं का मूल्य नहीं होता, जीवन मूल्यों का मूल्य नहीं होता। जीवन मूल्य अनमोल है, इनका सौदा नहीं हो सकता, इन पे नेगोशिएशन नहीं हो सकता। ये इसका सॉल्यूशन है। इस बात को थोड़ा गहराई से समझाने के लिए एक बड़ी सुंदर कहानी है, वो आपसे शेयर करूंगा। एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में एक बहुत सुंदर लड़की और केवल एक पुरुष, बस 2 ही लोग हैं और ट्रेन चल रही है। बहुत सुंदर लड़की है, लड़का बार बार उसको देख रहा है, बार बार उसको देख रहा है, और रहा नहीं गया उससे। 5-10 मिनट बाद लड़का उठा, लड़की के सामने गया, खड़ा रहा लड़की के सामने और कहा उस लड़की से कि मैडम, आप इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो, मैं 10 मिनट से अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा हूं, बिल्कुल कर नहीं पा रहा हूं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप एक किस मुझे दे दो, मैं 50,000 रुपए कैश अभी आपको देता हूं।
लड़की गुस्से से लाल। उसने कहा तुम मुझे साधारण लड़की समझते हो? ऐसी बेहुदी हरकत मेरे साथ करोगे? मैं स्टेशन, अगला स्टेशन आते ही ट्रेन से उतरूंगी, गार्ड के पास तुम्हारी कंप्लेन करूंगी, बाहर फेंकवा दूंगी तुमको ट्रेन से। पढ़ी लिखी लड़कियों, क्या समझते हो तुम अपने बारे में? लड़का एकदम से हाथ जोड़ के खड़ा हो गया उसके सामने, बोला मैडम मैडम आप ऐसा मत करो, मैं बहुत संभ्रांत परिवार से हूँ, इज्जतदार परिवार से हूँ, मुझे ऐसा मत करो, मुझसे रहा नहीं गया, मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सका, मैं प्लीज क्षमा मांगता हूँ, मैं ये गलती फिर नहीं दोहराऊंगा, मैं अब आपके सामने से उठ जाऊंगा, मैं ट्रेन के कंपार्टमेंट के दूसरे कोने पर जाकर बैठूंगा और आपके तरफ पलट के देखूंगा भी नहीं, आप प्लीज मुझे क्षमा करो। लड़की को लगा अच्छा लड़का है, क्षमा मांग रहा है, उसने क्षमा कर दिया। ये दूसरे कंपार्टमेंट के दूसरे कोने में जाके बैठ गया। ट्रेन चल रही है। 5-10 मिनट बाद वो लड़का फिर आया लड़की के सामने, खड़ा हुआ और फिर उसने कहा मैडम मुझे पता है, मैंने कहा था आपसे कि मैं ट्रेन के कंपार्टमेंट के दूसरे कोने पे जाके बैठ जाऊंगा, मैं वहां जाके बैठ गया। मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं पलट के आपकी तरफ देखूंगा भी नहीं, और मैं देख भी नहीं रहा था आपकी तरफ, पर मेरे मन का क्या करूं, वो लगातार आप ही के बारे में सोच रहा है पिछले 10 मिनट से, और रहा नहीं जा रहा है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सक रहा हूं, प्लीज मुझे एक किस दे दो आप, मैं 5 लाख रुपए कैश अभी आपको देता हूं। लड़की का चेहरा लाल, गुस्से में वो उठी, ट्रेन की चेन पकड़ी, उसने उसको कहा, उस लड़के को एक क्षण ठहरो, तुम 1 मिनट ठहरो, मैं अभी ट्रेन की चेन खींचूंगी, ट्रेन रोकूंगी, तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी, रेलवे पुलिस फोर्स वाले आएंगे, अरेस्ट करके ले जाएंगे, शाम को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, कल सुबह तुम्हारी फोटो अखबार के पहले पन्ने पे होगी, जिंदगी बर्बाद कर दूंगी तुम्हारी। क्या समझते हो तुम अपने आप को? निर्भया कानून है देश में। वो लड़का उसके चरणों में गिर गया, चरणों में गिर गया, हाथ जोड़ के बोला बहन 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 प्लीज मुझे क्षमा कर दो, मेरे से रहा नहीं गया, मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सका, मैं बहुत इज्जतदार फैमिली से हूँ, फ्रंट पेज पे मेरी फोटो आ जाएगी, अखबार में मेरे पिताजी आत्महत्या कर लेंगे, प्लीज ऐसा जुल्म मत करो, मैं दूर चला जाऊंगा, दूसरे कोने पे बैठूंगा, तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं और तुम्हारे बारे में सोचूंगा भी नहीं, प्लीज मुझे क्षमा कर दो एक बार, अंतिम बार। लड़की को लगा बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसने क्षमा कर दिया, ये चला गया, ट्रेन के दूसरे कोने पे बैठ गया कंपार्टमेंट के। ट्रेन चल रही है। 5-10 मिनट बाद फिर ये आया, लड़की के सामने खड़ा हुआ और फिर उसने कहा देखो मैडम, अब मैं आपको सत्य बात बताता हूं, मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूं और मैं बंबई जा रहा हूं सुपरस्टार को अपनी अगली फिल्म की साइनिंग के लिए, और उसने एक सूटकेस खींचा, सीट के नीचे से खोल के दिखाया, 2-2 हजार रुपए की कड़क कड़क नोटों की गड्डियां भरी हुई, उसने कहा ये 5 करोड़ रुपया कैश है और साइनिंग अमाउंट है ये सुपरस्टार की, मैं जो लेकर जा रहा हूं साथ में, पर आप इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो, मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है, आप प्लीज मुझे एक किस दे दो, ये 5 करोड़ कैश में अभी आपको देता। लड़की ने आंख बंद की, गहरी सांस ली और कुछ क्षण बाद आंखें खुली और फिर कहा फिनिश इट क्विकली, जल्दी खत्म करो। लड़के ने सूटकेस बंद किया, सीट के नीचे सरकाया और फिर कहा मैडम मैं सोच रहा हूं, एक किस की बात है, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड लगेंगे, 5 करोड़ थोड़ा ज्यादा है, मैं 1 करोड़ दूंगा, चलेगा? अब लड़की को गुस्सा आया, उसने कहा 2 मिनट पहले तुम 5 करोड़ की बात कर रहे थे, अब 1 करोड़ बोल रहे, ये क्या है? उसने कहा मैडम मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि आप कहां जाकर टूटते हो, अब आप एग्री कर गए हो ना, अब तो सिर्फ सही कीमत की बात है, सही मूल्य की बात है, तो एक हम सौदा कर सकते हैं, अब आपस में नेगोशिएट कर सकते हैं। जीवन मूल्यों का सौदा करने लगोगे तो यही दशा होगी। जीवन मूल्य, there is no negotiation for values. A value is a value if the value of the value is invaluable to you. यदि आपके वैल्यूज की कोई कीमत है तो फिर वो वैल्यू नहीं है। अपनी बहन को कितने में बेचोगे? अपनी मां को कितने में बेचोगे? यदि उस वैल्यू की कोई प्राइस नहीं है, उस पर कोई नेगोशिएशन नहीं है, तो वो वैल्यू है।
जिन वैल्यूज की प्राइस है, जिसका सौदा हो सकता है, जिस पर नेगोशिएशन हो सकता है, वो जीवन मूल्य नहीं है। तो अनुचित लोभ को हैंडल करने के लिए सॉल्यूशन यही है कि हम अपने जीवन मूल्य निर्धारित करें और हृदय की गहराई में ये बात अच्छी तरह से बैठा लें कि कुछ वस्तुओं का, कुछ जीवन मूल्यों का सौदा नहीं हो सकता। देयर इज नो नेगोशिएशन ऑन वैल्यूज। ये जिस दिन हो जाएगा, वो मैप बन जाएगा आपके जीवन का, और फिर आप कभी कोई अनुचित काम नहीं करोगे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, कोई शॉर्टकट लेने के लिए। तो ये सॉल्यूशन है लोभ, अनुचित लोभ के लिए। मोह, मोह प्रेम का अतिरेक है। प्रेम तो बहुत सुंदर ऊर्जा है। जब आप किसी की इज्जत करते हो, किसी का सम्मान करते हो, आपके मन में सम्मान का भाव किसी के लिए होता है, तो बहुत अधिक सम्मान हो जाए तब आप उससे प्रेम करने लगते हैं। प्रेम के लिए सम्मान आवश्यक है, और प्रेम बहुत अधिक हो, अल्टीमेट प्रेम हो आपका उस व्यक्ति के साथ, तब आप उस व्यक्ति पर विश्वास करने लगते हो। विश्वास प्रेम की सीमा है, और विश्वास, हर संबंध, जहां भी प्रेम भरा संबंध है, वहां विश्वास केंद्र में होना चाहिए, और विश्वास अधिक से अधिक होना चाहिए। विश्वास को आप इतना बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ, 99.99% विश्वास हो सकता है, 100% नहीं होना चाहिए। विश्वास केंद्र होना चाहिए आपके संबंधों का, पर परिधि पर कहीं एक छोटा सा इंटेलिजेंट डाउट, एक हेल्दी शंका, एक हेल्दी प्रश्न चिन्ह अवश्य होना चाहिए हर संबंध। विश्वास 99.99% हो सकता है, पर जहां 100% विश्वास हो गया, इसका अर्थ है वो अंधविश्वास हो गया, और जहां अंधविश्वास है वहां एक्सप्लॉयटेशन है। एक्सप्लॉयटेशन की पहली शर्त है अंधविश्वास। कोई जिहादी अपने आप को बम से उड़ा क्यों देता है? क्योंकि किसी ने उसको समझाया है, इस तरह से मरोगे तो जन्नत में हूरें मिलेंगी। और इस मूर्ख में इतनी बुद्धि नहीं है कि उससे कह दे, समझाने वाले से, कि आप पहले जन्नत क्यों नहीं जाते, मुझे क्यों भेजना चाह रहे हो? अंधविश्वास जहां भी है, जिस संबंध में अंधविश्वास है, वहां एक्सप्लॉयटेशन होना ही है। आप धोखे खाते हो और दूसरे को ब्लेम करते हो कि वो ऐसा व्यक्ति है, उसने मुझे धोखा दिया, बहुत नीच है, बहुत ये है, बहुत वो है। अपने आप से प्रश्न करो कि आप में क्या कमजोरी थी कि आपने धोखा खाया, और कहीं ना कहीं वो कमजोरी आप गौर से देखोगे, वो कमजोरी अंधविश्वास की कमजोरी है। जहां भी किसी भी संबंध में 99.99% से बढ़कर विश्वास 100% हो जाता है, वो संबंध भले आपका आपके गुरु से हो, आपका आपके धर्म से हो, आपका किसी मित्र से हो, या किसी संबंधी से हो, जहां भी 100% अंधविश्वास हो जाए, वहां एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। 99.99% तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि प्रेम का अतिरेक ही अंधविश्वास विश्वास है, और विश्वास अधिक से अधिक होना चाहिए, संबंधों के केंद्र में होना चाहिए, पर परिधि पर कहीं ना कहीं एक हेल्दी डाउट अवश्य होना चाहिए। ये सॉल्यूशन है मोह के लिए। मद, अब अंग्रेजी में मद के लिए एक ही शब्द है, ईगो, और उसको हम नेगेटिव मानते हैं। अंग्रेजी में उसका कनोटेशन ही नेगेटिव है। संस्कृत में ईगो के लिए दो शब्द हैं, अस्मिता और अहंकार। अस्मिता मतलब पॉजिटिव ईगो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ, आत्मविश्वास, आत्मगौरव, आत्मसम्मान, ये सब अस्मिता है और होना ही चाहिए। पर अहंकार, ओवर कॉन्फिडेंस, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने सामने किसी और को कुछ नहीं समझना, ये अंधापन है अहंकार का, और ये बहुत प्रॉब्लम आपके लाइफ में क्रिएट करेगा। इसका बैलेंस पाना बहुत आवश्यक है। अस्मिता और अहंकार का बैलेंस पाना बहुत आवश्यक है।
ईगो की परिभाषा मेरे गुरुजी करते हैं, ईजीओ, ईगो, एजिंग ग्रेटिट्यूड आउट। जब आप जीवन से कृतज्ञता को निकाल देते हो तब अहंकार बढ़ता है, क्योंकि अहंकार का सॉल्यूशन कृतज्ञता ही है। जितना आप जीवन में कृतज्ञता को बढ़ाओगे उतना अहंकार कम हो जाएगा, और जितना अहंकार बढ़ेगा उतनी कृतज्ञता कम हो जाएगी। कृतज्ञता और अहंकार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों साथ नहीं रह सकते। तो जीवन में कृतज्ञता बढ़ाना, अहंकार दूध की भांति है, और आप उसमें कृतज्ञता का पानी मिलाते हो, दूध डाइल्यूट हो जाता है, और जितना डाइल्यूट हो जाता है उतना अहंकार कम हो जाता है, कृतज्ञता बढ़ जाती है। उसमें और आप प्रेम का पानी मिलाते हो, कृतज्ञता का पानी मिलाते हो, पानी जितना बढ़ता जाएगा दूध उतना कम होता जाएगा, अहंकार उतना कम होता जाएगा। और जब पानी भरपूर हो जाए तब भी दूध उसमें रहता है, वो अस्मिता है। और अहंकार निकल गया पानी की अधिकता से, ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता की अधिकता से, प्रेम की अधिकता से। ये बैलेंस क्रिएट करना आवश्यक है अहंकार और अस्मिता के बीच में। इंक्रीजिंग ग्रेटिट्यूड ये सॉल्यूशन है, कृतज्ञता बढ़ाना ये सॉल्यूशन है अहंकार के लिए। आप बहुत सुंदर हो तो आपने अपनी त्वचा स्वयं नहीं बनाई है, ईश्वर की कृपा थी कि आपको सौंदर्य विरासत में मिल गया। आप अच्छे स्पीकर हो तो आपने अपने वोकल कॉर्ड्स खुद नहीं बनाए, अनुकंपा है, अनुग्रह है ईश्वर का। आप बहुत सफल हो तो आपकी पूरी सफलता की स्क्रिप्ट आपने स्वयं नहीं लिखी है। वो परिस्थितियां जो आपके वश में थी वो आपने जरूर हैंडल की हैं अच्छी तरह से, पर वो परिस्थितियां जो आपके वश के बाहर थी, ईश्वर की अनुकंपा थी, सब कुछ सही समय पे सही ढंग से हो गया, इसलिए आपका प्रयास सफल हुआ। ये कृतज्ञता हो मन में, बहुत बुद्धिमान हो तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स की वायरिंग आपने स्वयं नहीं की है, ईश्वर की अनुकंपा है कि आपको बुद्धि मिली, आप इंटेलिजेंट बने। कितने मानसिक रूप से विकलांग हैं, कितने कुरूप लोग हैं, कितने असफल लोग हैं, और कितने लोग हैं जो स्टेज पे खड़े रह के 2 शब्द नहीं बोल सकते। आप में जो भी अच्छाई है, यदि ये समझ लें हृदय की गहराई से कि ये डिवाइन ग्रेस है, आई एम द फॉर्चुनेट वन, आई एम द चोजन वन, जिसको ईश्वर ने इस खूबी से नवाजा है, तब मन में कृतज्ञता का भाव जागेगा। और जितनी कृतज्ञता अधिक होगी अहंकार उतना ही कम होगा। ये सॉल्यूशन है मद के लिए। और मात्सर्य, जलन, द्वेष, ईर्ष्या, ये भी होना चाहिए। कोई सफल हो जाए और आप में थोड़ी सी भी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं हो, आप अपने जन्म कुंडली को दोष देने लगो कि मेरी तो कुंडली ऐसी है, मेरा गलत ही टाइम था, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है मुझमें, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो असफल ही रहूंगा, तो इसका मतलब आदमी कोई प्रॉब्लम है। अगर आप ये समझते हो कि वो सफल हो रहा है तो उसकी कुंडली में ग्रह बड़े पावरफुल हैं, वो बिल्कुल ओवर टाइम काम कर रहे हैं उसके लिए, इसलिए वो सफल हो रहा है और मैं कभी सफल हो ही नहीं सकता, तो ऐसा मात्सर्य रहित जीवन ये तो बिल्कुल शेमफुल जीवन है, शर्मनाक जीवन है। इतनी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तो होनी चाहिए कि कोई सफल होता है तो हमें इंस्पिरेशन मिले, हमें प्रेरणा मिले कि मैं भी कॉम्पीट करूंगा, मैं भी सफल होकर दिखाऊंगा, मुझ में भी सफल होने के सारे गुण हैं और मैं भी वो प्रयास करूंगा सफल होने के लिए जो आवश्यक है। इतनी ऊर्जा तो हम, इतनी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, इतना जलन तो हमें होना ही चाहिए। पर ये जलन इतनी हो जाए कि उसका सर्वनाश नहीं हो तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। इतनी जलन बढ़ जाए तो ये जलन खा जाएगी, आपको जला देगी। ऐसी जलन जीवन में नहीं होनी चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन जवन इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या है? इतनी जलन का सॉल्यूशन इमोशनल इंटेलिजेंस में भारतीय मनीषियों द्वारा दिया गया ये है, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन एल्स। कभी किसी दूसरे के साथ अपनी तुलना मत करो। ईश्वर ने आपका चेहरा, आपका ब्रेन, आपके फिंगरप्रिंट्स, आप जैसा दूसरा मनुष्य मनुष्यता के इतिहास में दूसरा नहीं बनाया है, और न भविष्य में कभी आप जैसा
कोई मनुष्य बनेगा। आप जैसे हो पूरे हो, यूनिक एक्सक्लूसिव क्रिएशन ऑफ द गॉड। जो भी हो आप, जैसे भी हो, पूरे हो। आप अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। कंपैरिजन के लिए कुछ है ही नहीं, कोई दूसरा आप जैसा है ही नहीं। आप कंपेयर करते हो वो मुझसे ज्यादा सुंदर है। अरे सुंदरता की परिभाषा क्या है? आप अफ्रीका जाओ, काला रंग ज्यादा सुंदर है, मोटे होंठ ज्यादा सुंदर है। वो अपने ईश्वर की मूर्तियां भी बनाते हैं ना, भगवान की मूर्तियां, उसके होंठ मोटे मोटे होते हैं, रंग काला होता है। चीन जाओ, छोटी आंखें ज्यादा सुंदर है, कम हाइट ज्यादा सुंदर है। यहां पर कुछ और है परिभाषा सुंदरता की। तो कौन तय करेगा कि कौन ज्यादा सुंदर है? आप जैसे हो, यूनिक, एक्सक्लूसिव, कंप्लीट पीस ऑफ क्रिएशन हो। आपको कभी अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये बड़ी बीमारी है हमारे मन में, हम कंपेयर करते हैं बार बार। हम अपनी एक लाइन मारते हैं, कोई आके बगल में बड़ी लाइन मार दे तो हम दुखी हो जाते हैं कि मेरी लाइन छोटी हो गई। अरे आपकी लाइन को किसी ने टच भी नहीं किया, पर क्योंकि किसी और की लाइन बड़ी है तो मुझे दुख होता है कि मेरी लाइन छोटी हो गई। ये जलन आपको जिंदगी भर जलाती रहेगी। एक बहुत सुंदर कहानी है। एक व्यक्ति ने बहुत तपस्या की, भगवान को प्रसन्न होना पड़ा, तो आ गए ईश्वर उसके सामने कि बताओ क्या चाहिए। और उसके बाद बहुत लंबी विश लिस्ट थी, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, बहुत लंबी। ईश्वर ने कहा रुको रुको रुको, तुम्हारी सारी तपस्या के फलस्वरूप मैं केवल एक वरदान दे सकता हूं, एक चीज मांग लो, कुछ भी, इतनी लंबी लिस्ट मत मांगो। ये थोड़ा इंटेलिजेंट लॉजिकल आदमी था, बुद्धिमान था, तो उसने कहा अच्छा एक ही दोगे तो ठीक है, ईश्वर मुझे ये वरदान दो कि मैं जो चाहूं वो मुझे मिल जाए। ईश्वर ने बोला थोड़ा सा ज्यादा होशियारी कर रहा है, पहले लंबी लिस्ट बताई और जब मैंने बोला कि एक ही वरदान दूंगा तो अब मेरे को बोल रहा है कि जो चाहूं वो मिल जाए। ईश्वर ने कहा ठीक है, तथास्तु, तुम जो चाहोगे वो मिल जाएगा तुमको, पर एक शर्त है, तुम जो चाहोगे वो मिल जाएगा तुमको, उसकी क्रिया बता दूंगा तुमको मैं, पर तुम्हारे पड़ोसी को उससे दुगुना मिलेगा। इसने बोला पड़ोसी से मुझे क्या लेना देना है, मुझे जो चाहिए वो मिल जाए बस काफी है। ईश्वर ने तथास्तु कहा, उसको क्रिया समझा दी कि क्या करना है। तो पहले दिन रात को जब वो सोया अपने छोटे से बेडरूम में, तो उसने क्रिया की और अंत में ईश्वर को अपनी इच्छा बता दी कि सुबह जब मैं उठूं तो यहां इस मेरे छोटे से मकान की जगह 90 कमरों का आलीशान पैलेस होना चाहिए, सेंट्रली एयर कंडीशन, फुल्ली कारपेटेड, कंप्लीटली फर्निश्ड, बड़ा सा लॉन हो, सुंदर बालकनियां हो, अच्छी कंपाउंड वॉल हो, ये सब सुबह तक चाहिए। सो गया, सुबह उठा और आंख खुली तो देखता है कारपेट बिछा हुआ है, फुल्ली फर्निश्ड, एयर कंडीशन, 90 कमरों का पैलेशियल हाउस, बड़ी बड़ी बालकनीज, बड़े बड़े लॉन्स, बड़ी कंपाउंड वॉल। गया बालकनी में, सुंदर हवा बाहर चल रही है और सांस ले रहा है वो, और एकाएक नजर पड़ी पड़ोसी के बंगले पर। वहां 180 बेडरूम का, डबल साइज का, बालकनी की साइज डबल, कंपाउंड वॉल की हाइट डबल, लॉन की साइज डबल, और ह्यूज पैलेशियल बंगलो। अब इसको विचार आया मन में, यार सारी मेहनत तो मैंने की, तपस्या तो मैंने की, वरदान मुझे मिला, ये बैठे बैठे कमा रहा है, मजा कर रहा है बैठे बैठे, ये तो ठीक नहीं है। पर करे क्या, ईश्वर ने वो राइडर डाल दिया था, कंडीशन डाल दी थी कि तुमको जो चाहिए वो मिलेगा, पर पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो ठीक है, उसके कोई कर्म होंगे, मिलता होगा डबल, उसको मैं क्या करूं। दूसरे दिन शाम को जब सोया तब फिर उसने क्रिया की और फिर कहा कि कल सुबह आंख खुलते ही मेरे घर के बंगले के पोर्च में 4 मर्सिडीज, 4 BMW, 4 बेंटली, 4 फरारी गाड़ियां खड़ी होनी चाहिए। और सो गया। और अगले दिन उठा सुबह तो बंगले के सामने 16 गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, 4 मर्सिडीज, 4 BMW, 4 बेंटली, 4 फरारी। फटाफट जल्दी जल्दी तैयार हुआ, ऑफिस जाने के लिए लेटेस्ट फरारी एक गाड़ी निकाली और ड्राइव करके बंगले से बाहर निकला। और जैसे ही पड़ोसी के घर के सामने से गुजरा, 32 गाड़ियां वहां लाइन से खड़ी हुई हैं।
8 मर्सिडीज, 8 BMW, 8 फरारी। अब दुखी हो गया घोर। अरे सारी मेहनत मैंने की, तपस्या मैंने की, वरदान मुझे मिला, ये बैठे बैठे फ्री में खा रहा है, ये तो बिल्कुल अनफेयर है, इसका कुछ ना कुछ इलाज करना आवश्यक है। रहा नहीं गया, जलन से जलता रहा दिन भर। और तीसरे दिन रात को सोने से पहले उसने फिर क्रिया की और फिर वरदान मांगा ईश्वर से कि हे प्रभु, कल सुबह उठने से पहले मेरी एक आंख अंधी हो जाए, फूट जाए एक आंख मेरी, ताकि उसकी 2 फूट जाए। ये जलन है, अंधे हो जाते हो आप जलन में। दुर्योधन का क्या कैरेक्टर है महाभारत में? अभी वो प्रसंग आया नहीं है, बाद में आएगा कभी। 5 गांव भाई तैयार है लेने के लिए कि बाकी सब तुम रख लो, 5 गांव दे दो। और जलन से जलता हुआ ये कहता है 5 गांव तो दूर की बात है, सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, खड़े रहने की जगह नहीं मिलनी चाहिए, बर्बाद तुम नहीं होगे तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। ये कंपैरिजन, ये तुलना दूसरों से हमेशा करते रहना, ये जीवन में दुखी होने का सबसे श्योर तरीका है। तो नेवर कंपेयर। तो कंपेयर किससे करेंगे? हमारा रोल मॉडल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रोल मॉडल में लिमिटेशन नहीं है। हम रोल मॉडल से भी आगे जा सकते हैं। रोल मॉडल केवल निशानी है, वो रास्ता बताने वाला एक एरो है कि इस दिशा में जाओ तो तुम सफल हो जाओगे, पर वो लिमिटेशन नहीं है। हम रोल मॉडल से आगे भी जा सकते हैं। ये हमको रोल मॉडल इंस्पायर करे कि उसकी सफलता को देख के हमें प्रेरणा जागे कि हम भी सफल हो सकते हैं और उससे आगे जा सकते हैं। ये भाव होना चाहिए, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। और कंपैरिजन यदि करना ही हो तो केवल और केवल अपनी पास्ट परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करो कि जो हुआ पिछला मेरे जीवन में मेरे साथ, क्या मैं उससे कंपेयर करके अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूं? मैं स्टूडेंट्स को भी हमेशा ये कहता हूं कि दूसरों से कंपेयर मत करो, अपनी पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर करो। कि पिछले एग्जाम में 50% मिले, अगले एग्जाम में 55% की कोशिश करना है। 100% वाले को देख के दुखी नहीं होना है, 55 की कोशिश करना है। और जब 55 मिल जाए तो फिर 60 की कोशिश करना है। हम अपनी पास्ट से अपने आप को कंपेयर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां से स्प्रिंग बोर्ड लेकर हम आगे की तरफ काम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप दूसरों के साथ कंपेयर करके अपने आप को दुखी रखोगे, जलाते रहोगे। ये बहुत आवश्यक है इस बात को समझना। तो ये 6 नेगेटिव इमोशंस हैं। जब भी ये अतिरेक हो जाएगा 6 इमोशंस का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, तब आप जीवन में आंखों पे पर्दे होंगे। और जब जब आंखों पे पर्दे होंगे तब आपको परिस्थिति का सत्य समझ में नहीं आएगा। आप परिस्थिति में कुछ और देखोगे, उस कुछ और के प्रति रिएक्ट करोगे, रिएक्शन करोगे, तो जीवन में नर्क पैदा होना ही होना है। तो ये मनस्थिति ठीक करना बहुत आवश्यक है। और इस तरह से अपने जीवन के हर क्षण में हम प्रसन्नता बढ़ाएं, प्रेम बढ़ाएं। ये बहुत सुंदर भावना है। इनको सही ढंग से समझकर इन भावनाओं के लिए हम प्रयास करें। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है वास्तव में जीवन की। प्रसन्नता हमारा स्वभाव है, प्रसन्न रहना ही हमारा स्वभाव है। आप ध्यान दीजिए, आप गहरी नींद में सोते हो और सुबह उठते हो तो प्रसन्न होते हो कि नहीं होते हो? गहरी नींद में गुलाब जामुन तो नहीं था, गहरी नींद में कोई लड्डू नहीं बढ़ रहे थे, तो फिर आप प्रसन्न क्यों थे? इसलिए प्रसन्न थे क्योंकि प्रसन्न रहना ही हमारा स्वभाव है। हमारी चेतना का स्वभाव ही आनंद में रहना है। पर जैसे ही आंख खुलती है, हमारा मन काम करना शुरू कर देता है। और मन जब काम करना शुरू कर देता है, तब वो आपकी प्रसन्नता को हाईजैक कर लेता है। वो आपके साथ गेम्स खेलता है और वो आपकी प्रसन्नता को हाईजैक कर लेता है। क्या गेम्स खेलता है मन आपके साथ? देखेंगे थोड़ा इसको गौर से। पहला गेम, मन का स्वभाव यह है कि आपके पास जो उपलब्ध है, आपको जीवन में जो उपलब्ध है, उन वस्तुओं पर मन का ध्यान कभी नहीं जाएगा। उनको एंजॉय मन कभी नहीं करेगा।
जो है हमारे पास उसको वैलिडेट नहीं करेगा मन। जो कमी है जीवन में, जो नहीं है जीवन में, उसके प्रति मन दुखी होगा। जो है उसकी खुशी नहीं है, उसका आनंद नहीं है, उसको वैलिडेट नहीं करेंगे। जो नहीं है उसका दुख निरंतर रहेगा मन में, उसकी कमी कचोटती रहेगी। ये मन का स्वभाव है। एक साहब बुरी तरह से रो रहे थे, मित्र आया उनका, पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? इन साहब ने कहा क्या कहूं, 3 सप्ताह पहले मेरे चाचा की मृत्यु हो गई। मरते समय उन्होंने एक वसीयत लिखी और उस वसीयत में मेरे नाम वो 20 लाख रुपया छोड़ के गए। तो मित्र ने कहा मैं जानता हूं तुम्हारे उन अंकल को जो मरे 3 हफ्ते पहले। उनके तो कई भांजे भतीजे थे, उन सब अच्छे अच्छे भांजे भतीजों में से उन्होंने तुमको नालायक को चुना और तुम्हारे लिए 20 लाख छोड़ के गए। ये तो प्रसन्नता की बात है, इसमें नाराज होने की क्या बात है, इसमें क्यों दुखी हो रहे हो? उसने कहा नहीं वो बात नहीं है। 2 सप्ताह पहले एक और अंकल मेरे मरे, उन्होंने भी वसीयत लिखी और अपनी वसीयत में वो 50 लाख मेरे नाम छोड़ के मरे। फ्रेंड तो कंफ्यूज हो गया। उसने कहा क्या बात कर रहे हो, मैं जानता हूं तुम्हारे उस दूसरे अंकल को भी, उनके भी कितने बेटे थे, कितने भतीजे थे, कितने भांजे थे, और तुम जैसे नालायक के लिए 50 लाख छोड़ के मरे। प्रसन्न होने की बात है, रो क्यों रहे हो? इस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं ये बात नहीं है, पिछले हफ्ते अभी 5 दिन पहले 4 दिन पहले मेरे एक और अंकल मरे, उन्होंने भी वसीयत लिखी और अपनी वसीयत में 2 करोड़ रुपया मेरे लिए छोड़ के मरे। फ्रेंड तो अटरली कंफ्यूज हो गया। उसने बोला मैं जानता हूं 3 दिन पहले 4 दिन पहले जो तुम्हारे अंकल मरे, मैं उनको भी जानता हूं, बड़े धनवान व्यक्ति थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, उनके भी इतने बेटे भाई बहनों के भतीजे भांजे इतने थे, और तुम जैसे मूर्ख नालायक के लिए 2 करोड़ रुपया छोड़ के मरे, इसमें रोने की क्या बात है? व्यक्ति ने रोते हुए कहा नहीं ये बात नहीं है। तो फिर फ्रेंड ने कहा तो फिर क्या बात है, क्यों रो रहे हो? इस व्यक्ति ने कहा मैं इसलिए रो रहा हूं कि अब कोई अंकल बचे नहीं मरने के लिए। जो 3 अंकल मरे, 2 करोड़ 70 लाख रुपया छोड़ के मरे, उसकी खुशी नहीं है। जो अब कोई बचे नहीं अंकल मरने के लिए, इस बात का दुख है। ये मन का स्वभाव है। निरंतर मन उन कमियों के लिए परेशान रहता है जो हमारे जीवन में नहीं है। जो है उसकी खुशी नहीं है, उसका सेलिब्रेशन नहीं है, उसका आनंद नहीं है, उसका वैलिडेशन नहीं है। जो नहीं है उसका दुख है। संबंधों में क्या प्रॉब्लम है? पति पत्नी से दुखी रहता है, पत्नी पति से दुखी रहती है। कई बार काउंसलिंग के लिए आते हैं मेरे पास और मैं पूछता हूं उनको कि एक सर्कल बनाओ कि ये तुम्हारे पूरे संबंध का सर्कल है, अब इस संबंध में क्या क्या बातें हैं, सारी बातें लिखो और उसमें कमी क्या है ये लिखो। क्या क्या आपके लिए अच्छा है? बच्चे अच्छे हैं, हाँ बच्चे अच्छे हैं। पैसे की कमी है, नहीं कमी नहीं है। किस बात? तो आप देखो कि संबंध में अगर 100 बातें आती हैं, 4 5 7 10 बातों में शायद कोई प्रॉब्लम होगी। संबंध में 80 85 90 बातों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है, पर उन 90 गुणों का सेलिब्रेशन नहीं है, उसका आनंद नहीं है, उसकी खुशी नहीं है। उन 10 प्रॉब्लम्स की ज्यादा चिंता है, वो 10 कमियां ज्यादा कचोटती हैं जो मेरे पति में या मेरी पत्नी में नहीं है। कई बार समझाना पड़ता है, अरे जो है पहले उसको सेलिब्रेट करो, जो है उसको सेलिब्रेट करो, उसकी खुशी अपने मन में भरो, अपने आप को इतना खुश रखो उन सारी बातों से जो जीवन में सही है, और फिर उस एनर्जी से जो नहीं है उसे पाने का प्रयास करो। कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, जीवन ऐसा ही है। जो कमी है उसको दूर करने का प्रयास करो, पर पहले जो सही है उसका आनंद तो मन में भरो। ये मन का स्वभाव है। जो है उसको वैलिडेट नहीं करेगा, जो नहीं है उसकी चिंता, उसका गम, उसका दुख हमेशा खाए रहता है। मेरा आपसे एक प्रश्न है, इस पेपर पर आपको क्या दिखाई देता है? आपको इस कागज पर क्या दिखाई देता है?
मेरी गारंटी है आप में से अधिकतर लोगों ने वो जो बीच में ब्लैक डॉट बना हुआ है वो देखा है, और आपका उत्तर यही होगा, डॉट है बीच में ब्लैक, काले रंग का डॉट है। अब आप ध्यान से देखोगे तो सारे कागज पर, उस सारे पृष्ठ पर वो डॉट केवल 2%, 3%, 4% एरिया में डॉट है, बाकी 96% एरिया व्हाइट पेपर है, शुद्ध श्वेत पेपर है। अमोल ने कहा अभी चैट में कि वो व्हाइट पेपर है। हमको 4% डॉट दिखाई देता है, हमको 96% व्हाइट पेपर दिखाई नहीं देता। यह मन का स्वभाव है। जो कम है, जो नहीं है, या जो समस्या है वो दिखाई देती है, जो सब कुछ सही है वो दिखाई नहीं देता। आपके भी जीवन में 5%, 10%, 15% जीवन में प्रॉब्लम होगी। 80-85% जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उस 85% को वैलिडेट नहीं करते, हम उस 15% की कमी में घुलते रहते हैं जीवन भर। कई बार मुझसे पूछते हैं मेरे पार्टिसिपेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की, कौन सा 85% सही है सर, और मैं उनको बोलता हूं आंखें सही है कि नहीं है? हाँ सही है। तो कभी सुबह का उगता हुआ सूरज देखा है? तुम खरबों रुपए खर्च करके एक और एडिशनल सूरज नहीं उगा सकते। ये वंडरमेंट है प्रकृति का। आंखें सही है और सूर्योदय सूर्यास्त नहीं देख सकते तुम, उसको वैलिडेट नहीं कर सकते। कान सही है कि नहीं है? हाँ कान सही है। तो अच्छा म्यूजिक नहीं सुन सकते, संगीत नहीं सुन सकते, अपनी पसंद की गीत गजल नहीं सुन सकते, और उसको सुनकर प्रसन्न नहीं हो सकते। हाथ काम करते हैं कि नहीं करते? हाँ काम करते हैं। अरे काम करते हैं तो मां को गले लगा के उसकी गर्मी महसूस करके, वो आनंद तुम्हारे लिए नहीं है। कब अंतिम बार मां को गले लगाया? कब अंतिम बार पिता को गले लगाया है? हमारे जीवन में इतना कुछ सही है और हम उन सारी बातों के बारे में प्रसन्न नहीं है। हमको वो 5%, 10% और 15% एरिया ही जीवन का नजर आता है जिसमें समस्याएं हैं, और वो ग्रहण 15% का जीवन के 85% पर लग जाता है। ये मन का स्वभाव है। तो करना क्या चाहिए हमको? अरे वो 85% जो सही है उसमें छोटी छोटी ऐसी कई बातें करो सुबह शाम तक, जो आपको खुश रखे, जो आपको आनंद दे, जो आपको प्रसन्न करे। गीत गा के प्रसन्नता मिलती है तो गीत गा के प्रसन्न हो जाओ। संगीत सुन के प्रसन्नता मिलती है तो संगीत सुनो। कई ऐसे आइलैंड्स ऑफ हैप्पीनेस बनाओ सुबह से शाम तक, जो आपके मन को निरंतर प्रसन्न रखें। और प्रसन्नता की उस ऊर्जा में आप देखोगे कि क्रिएटिविटी उपजेगी, नए नए आइडियाज आएंगे। समस्याओं के समाधान कहां पर हैं? वो नए आइडियाज में है, क्रिएटिव थिंकिंग में है। और क्रिएटिविटी केवल हैप्पी माइंड में उपजती है। अपने आप को प्रसन्न रखोगे, क्रिएटिविटी उपजेगी, नए नए आइडियाज आएंगे, और उस ऊर्जा से, उन आइडियाज से फिर उन 15% प्रॉब्लम्स का आप सोल्यूशन ढूंढो। कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी, और बाकी प्रॉब्लम्स डिसॉल्व होंगी। आप प्रॉब्लम्स से बड़े बन जाओगे, प्रॉब्लम्स छोटी हो जाएंगी। ये प्रसन्न रहने का मंत्र है जीवन में। वैलिडेट व्हाट इज राइट, लिफ्ट योरसेल्फ टू बी हैप्पी इन एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, क्रिएट इवेंट्स ऑफ जॉय, क्रिएट आइलैंड्स ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। 10, 15, 20, 25 कम से कम ऐसी क्रियाएं जरूर करो प्रतिदिन जो आपको प्रसन्न रखें, और प्रसन्नता की उस ऊर्जा से फिर जीवन की समस्याओं के समाधान खोजो। सॉल्व होंगी, रिजॉल्व होंगी या डिसॉल्व होंगी। आप दुखी नहीं होगे, आप समस्या से बड़े हो जाओगे। मनुष्य के मन का स्वभाव यह है, हमारी मानसिक सोच यह है कि जब प्रॉब्लम नहीं होगी जीवन में तब मैं प्रसन्न होऊंगा। प्रॉब्लम इज इक्वल टू अनहैप्पीनेस, नो प्रॉब्लम इज इक्वल टू हैप्पीनेस। जब सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तब मैं प्रसन्न रहूंगा। वो कब समय आएगा कि सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? आप कुछ भी करो, समस्याएं तो जीवन में होंगी ही होंगी।
जिन्होंने विवाह नहीं किया है उनकी एक अलग समस्या है, जिन्होंने विवाह कर लिया है उनकी एक अलग समस्याओं का पैकेज है, और जिन्होंने मल्टीपल मैरिजेस किए हैं उनके पास वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है। आप कोई भी ऑप्शन लो जीवन में, समस्याएं तो जीवन में होंगी ही होंगी। एक ही जगह है विश्व में जहां कोई समस्या नहीं है, और वो है श्मशान घाट। वहां जो पड़े हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है। जब तक जीवन है तब तक समस्या है। प्रॉब्लम्स आर ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस पैकेज कॉल्ड एज लाइफ। पर प्रॉब्लम्स से डिफीट होकर, प्रॉब्लम्स के 10-20% एरिया से अपने आप को ग्रहण लगाकर, बाकी 80-90% जीवन जिसमें कोई समस्या नहीं है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें दुखी होना और सारा जीवन दुख से भर लेना, ये मन का स्वभाव है। ये मन को ट्रेन करना पड़ेगा हमको। इस ढंग से मन को ट्रेन करना पड़ेगा कि जो सही है उसका स्वाद लो, जो अच्छा है उसको वैलिडेट करो, जहां कोई प्रॉब्लम नहीं है उन सारी बातों का आनंद लो। छोटे छोटे आइलैंड्स क्रिएट करो प्रसन्नता के, सुबह से शाम तक, और फिर प्रसन्नता की उस ऊर्जा से अपने मन को ऊंचा उठाकर, प्रसन्नता की उस ऊर्जा से फिर जीवन की समस्याओं की ओर ध्यान दो। आप बड़े हो जाओगे समस्याओं से। सारी समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि जीवन का नाम, जीवन का होल स्क्रिप्ट इटसेल्फ इज प्रॉब्लम। पर जहां सही है वहां आप उसको ग्रहण क्यों लगा रहे? ये हमारा तरीका होना चाहिए सोचने का। इस ढंग से हम जीवन जिएंगे, तब आपको जो जीवन की परिस्थितियां हैं उनको सही ढंग से आप देख सकोगे, सही ढंग से समझ सकोगे, और फिर what is what is not, ये जब आ जाए आप में गुण परिस्थिति के आकलन का, सही पॉजिटिव माइंड से सही ढंग से समझने का परिस्थिति को, तब फिर उस परिस्थिति में आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो। और जब जब आप रिस्पॉन्ड करोगे तब तब जीवन में स्वर्ग का निर्माण करोगे। जब जब आपकी आंखों पे पर्दे पड़े हैं नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशंस के, आप परिस्थिति का सत्य देख नहीं पाते हो, कुछ और देखते हो परिस्थिति में, उस कुछ और के प्रति रिएक्ट करते हो। जब जब रिएक्ट करोगे तब तब जीवन में नर्क पैदा कर रहे हो। तो इस बात पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इमोशनल इंटेलिजेंस का इंडियन मॉडल यह है कि हम सारी भावनाओं को सही ढंग से समझें, उनका सही उपयोग जीवन में करें, और मन की आंखों पर वो पर्दे न पड़ने दें जो हमको जीवन की परिस्थितियों के सत्य को समझने में रोड़ा अटकाते हैं। परिस्थिति को सही ढंग से समझना, व्यक्तियों को, संबंधों को सही ढंग से समझना, और उसमें सही अनुक्रिया करना, सही रिस्पॉन्ड करना, ये जीवन जीने का सही तरीका है। इससे जीवन में स्वर्ग का निर्माण होता है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का इंडियन मॉडल है। तो आज का मेरा होमवर्क आपके लिए ये है कि आज तक की आपकी पूरी जीवन पे एक दृष्टि डालिए कि आज तक के जीवन में कहां कहां आपको दुख मिला परिणाम के रूप में, किसी भी परिस्थिति के परिणाम के रूप में आपको दुख कहां मिला। जहां भी नर्क पैदा हुआ जीवन में, जहां भी दुख पैदा हुआ, उसकी विवेचना करिए कि इसमें कहां आपने रिएक्ट किया था, परिस्थिति क्या थी, आपने क्या समझा था, और क्या समझ के क्या रिएक्ट किया था, और उस रिएक्शन के फलस्वरूप आपको क्या दुख मिला था। ये 2-4 परिस्थितियों का आप आकलन कर लोगे तो आपकी समझ में आ जाएगी मेरी बात कि क्यों रिएक्शन दुखी करता है और क्यों रिस्पॉन्स जीवन में सुख का निर्माण करता है। और तब इन सारे सॉल्यूशंस को आप एक बार सही नजर से देखिए। और अब आज के बाद प्रतिदिन आपका, ये आज का तो होमवर्क हो गया, इसके बाद हर दिन का होमवर्क आपका एक है, रात को सोते समय 2 मिनट के लिए, ये इस एक्सरसाइज का नाम है कॉन्शियसनेस एंड कमिटमेंट, चेतना और संकल्प। 2 मिनट के लिए रात को सोते समय आपको दिन भर की सारी दिनचर्या आपकी जो भी थी उस पर एक नजर डालनी है, और ये देखना है कि आज सुबह से शाम तक आपने जो किया उसमें किस किस परिस्थिति में आपने रिएक्ट किया, कौन सी परिस्थिति में आपने रिएक्ट किया,
और जब जब आपने रिएक्ट किया उसके पीछे कौन सी नेगेटिव भावना थी, क्यों आपने परिस्थिति को सही ढंग से समझा नहीं और रिएक्ट किया, इस पर ध्यान देना है। और जब वो बात समझ में आ जाएगी ये भावना थी मेरी परिस्थिति को गलत आकलन करने में और इसलिए मैंने रिएक्ट किया, तब मन में संकल्प करना, ये चेतना होगी। तब संकल्प करना है मन में कि कल जब अपना जीवन जीऊंगा तो थोड़ा और मैं सावधान रहूंगा कि हर परिस्थिति का सही आकलन करूं और परिस्थिति के प्रति रिस्पॉन्ड करूं। तो चेतना और संकल्प, चेतना और संकल्प, ये प्रतिदिन 2 मिनट यदि आप अपने माइंड में स्कैन करोगे दिन भर की दिनचर्या और थोड़ा संकल्प अपना और बढ़ाओगे, थोड़ा और चैतन्य हो जाओगे अपने रिएक्शन के प्रति, तो धीरे धीरे कम होगा। कबीर का बहुत सुंदर दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। आपके अंदर कोई ऐसा एक स्विच नहीं है जिसको फ्लिक करने से एकाएक आप संत हो जाओगे कि एकाएक आपकी सारी नेगेटिव भावनाएं दूर हो जाएंगी। ये धीरे धीरे होगा। आपको प्रतिदिन चेतना से और संकल्प से अपनी ग्रोथ के इस पौधे को रोज आधा लोटा, रोज आधा लोटा, रोज आधा लोटा संकल्प का पानी डालते रहना पड़ेगा। धीरे धीरे रे मना, अपने ओन सीजन में, इन इट्स ओन सीजन द प्लांट ब्लूम्स। ग्रोथ ऐसे ही होगी, धीरे धीरे होगी, पर चैतन्य रहना पड़ेगा, संकल्प करते रहना पड़ेगा। तो ये 2 मिनट का एक्सरसाइज प्रतिदिन आपको करना है आज के बाद। और मुझे विश्वास है, मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है। मैं बहुत गुस्सैल प्रकृति का था, इतना गुस्सा कि मुझे हमारे यहाँ पर ऑफिस में मेरे एक क्राइंग रूम होता था। मुझे पता नहीं था, ऑफिस के स्टाफ को उन्होंने उस रूम का नाम क्राइंग रूम रखा था। तो जब भी वो मैं किसी को डांट देता, बुरी तरह से बहुत अपमानित कर देता, तो वो चुपचाप मेरे सामने से जाते और फिर वहां उस रूम में रो धोकर, अपना मुंह वगैरह धोकर 5-10 मिनट 15 मिनट में ठीक होकर वापिस आ जाते, काम पर लग जाते। ये बहुत पहले की बात है, 25-30 साल पहले की। उस समय मेरी सेक्रेटरी हुआ करती थी और फिर उसकी शादी होगी, वो चली गई। बहुत सालों बाद किसी एक और एम्प्लॉय के घर में कोई फंक्शन था, उसमें सब लोग जमा हुए, तो पुराने एम्प्लॉयज भी आए, तो वो लड़की भी आई वहां पर। और उसको पता चला कि भाई मैं अब आजकल कुछ सेल्फ डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, स्वामी जी का शिष्य बन गया हूँ और ये सब चल रहा है। तो उसने कहा ये सब आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, पर आप जो सब कर रहे हो इसका कुछ असर आप पर भी हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कहा मुझ पर क्या असर होना था? बोले नहीं, आपका क्रोध, आपका गुस्सा कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने मेरी जो प्रेजेंट सेक्रेटरी थी उसको देखा और उसको कहा कि तुम्हें याद है कि कब पिछली बार मैंने तुम पर क्रोध किया है? तो वो मेरी करंट सेक्रेटरी जो थी, वो एकदम से उसने आंख बंद की, थोड़ी देर सोचा कुछ क्षण के लिए और फिर आंख खोलकर कहा मुझे याद नहीं आ रहा कि कब आपने पिछली बार मुझ पर क्रोध किया है। और फिर मैंने मेरी पुरानी सेक्रेटरी को देखा और कहा कि तुमको उत्तर मिल गया इस बात का, तुम्हारा जो प्रश्न था। ये धीरे धीरे होगा, ये फ्लिक नहीं कर सकते, एक स्विच नहीं है। धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रोज चेतना और संकल्प, चेतना और संकल्प, चेतना और संकल्प, धीरे धीरे ये ग्रोथ होगी। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे फिर 2:55 पर किसी और नए विषय पर। थैंक यू, नमस्कार।